हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 27 अगस्त 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान ये डिस्कस किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दोनों मिनिस्ट्री के बीच में। देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैं उनको अपने ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का 10% नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए खर्च करना होगा। यानी चाहे जो मिनिस्ट्री हो उसको अपने बजटरी सपोर्ट का 10% नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 22 यानी 2021-22 की, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 10% के हिसाब से कितना हो गया? 68,020.24 करोड़, लगभग 68,000 करोड़ से ऊपर हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यह कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एग्रीकल्चर, एग्रो हॉर्टिकल्चर के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर पाम ऑयल, बैम्बू, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर, इन सबको प्रमोट किया जा सके। 2021-22 में अगर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए 12,242 करोड़ रुपए यानी 12,242 करोड़ रुपीस के आसपास दिए। बाकी इन्होंने जो जी किशन रेड्डी हैं, डोनर मिनिस्टर में जी किशन रेड्डी ही हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो। उसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उन्होंने बातचीत की और कहा कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम के लिए क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए या फिर अप्रूवल, मतलब कि डिस्कस करना चाहिए ताकि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम को बढ़ाया जा सके देश में। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था पाम ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और फार्म इनकम को बढ़ाने के लिए। इसको नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम कहा जाता है। एडिबल ऑयल की फील्ड में इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा अगले 5 वर्षों में। तो ये है आपका नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। ये देख लीजिए, एडिबल ऑयल प्राइसेस को हार्नेस करना, पाम ऑयल इंपोर्ट को कम करना, डोमेस्टिक पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करना और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक पाम ऑयल का प्रोडक्शन वर्तमान में है उससे 3 गुना तक इंक्रीज किया जाएगा 2025-26 तक। कितना करना है? 11 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो पाम ऑयल कल्टीवेशन के तहत एरिया है उसको इंक्रीज करना है। 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर हो जाना चाहिए, 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर होना जाना चाहिए। देखिए, वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में, आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा पाम ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो टोटल वेजिटेबल ऑयल का 55% लोग पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में एडिबल ऑयल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2.4 करोड़ के आसपास, ठीक है। एनुअली जो है 2.4 करोड़ टन के आसपास है। इंडिया 50% से भी कम जो है क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। अगर पाम ऑयल की बात की जाए तो पाम ऑयल पहले इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब मलेशिया से सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन सोया ऑयल ब्राज़ील से आता है मैक्सिमम, और सनफ्लावर ऑयल रशिया से आता है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज याद रखिएगा, सनफ्लावर, सोया ऑयल और पाम ऑयल की। नेक्स्ट आर्टिकल है, जो मिनिस्टर ऑफ पावर हैं श्री RK सिंह, उन्होंने यूएस के स्पेशल इनवॉय से बात की है, मिस्टर जॉन कैरी। बात क्या की है? उनको ऐसा लगता है रिपोर्ट दी है कि भैया हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। इतना तो हम लोग टीचर को रिपोर्ट नहीं देते थे बचपन में। मिस्टर जॉन कैरी यूएस के स्पेशल इनवॉय हैं। उन्होंने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि भैया आपने 146 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव कर लिया है, जिसमें से 63 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 25 गीगावाट पाइपलाइन में है। अब कल कुछ और आर्टिकल था, आज कुछ और अजीब सा है, लेकिन आप 146 गीगावाट याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, अभी ग्रे हाइड्रोजन होती है, याद रखिएगा। इंडिया का टारगेट क्या है? 4,000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए बिडिंग इन्वाइट की जाए। मिस्टर कैरी ने कहा, मिस्टर कैरी को हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि इंडिया ने 100 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर एंड विंड कैपेसिटी को डेवलप कर लिया है। मतलब 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप कर लिया इंडिया ने। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इसको लॉन्च किया गया, क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही साथ अगले 4 महीनों में इसके लिए कॉम्पिटिटिव बिड्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। और हाइड्रोजन आपको पता ही है बेहतरीन फ्यूल है, बिना पॉल्यूशन के यही काम करता है। फिनेंशियल ईयर 22 के दौरान फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अनाउंस किया गया। इसको देखिए, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना। अब बिना हाइड्रोजन के ऐसा पॉसिबल आसानी से खैर हो ही रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोजन आएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेज़ी से डेवलप होगी। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए
2021-22 के बजट में 1500 करोड़ अलग से दिए गए। तो ये देखिए आप, रिन्यूएबल एनर्जी और नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने दिए गए, 1500 करोड़ अलग से दिए गए। हाइड्रोजन क्या करेगा, पेरिस एग्रीमेंट को ढंग से इंप्लीमेंट करने में इंडिया की हेल्प करेगा ताकि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम हो। हाइड्रोजन देखिए लाइटेस्ट है, सबसे हल्का तत्व होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है आवर सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में। अब हल्का होता है तो एयर से भी हल्का होता है, इसलिए ऊपर चला जाता है, तो वातावरण में हाइड्रोजन आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है भैया, जल्दी से जल्दी आ जाए और हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ कर ले, वरना अगर पहले ही से मिलता तो शायद अब तक यूज़ भी हो गया होता। हाइड्रोजन जीरो एमिशन फ्यूल है, ऑक्सीजन के साथ ही इसको जलाया जाता है। आपने जितने भी स्पेस क्राफ्ट देखे हो उसमें लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखी जाती है, आपको पता ही है, ताकि इसको यूज़ किया सके। ये देख लीजिए, हाइड्रोजन को स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्सन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आईसी जो इंजन होते हैं, इंटरनल कंबस्टन इंजन, उनमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तहत 2000 विलेजेस में, गाँवों में अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। किसकी वजह से, कॉमन सर्विस सेंटर की वजह से। ये देखिए 2000 विलेज कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। देखिए ये एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के अंतर्गत ही अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस दौरान यानी जो अवेयरनेस प्रोग्राम था कॉमन सर्विस, इसमें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की जानकारी दी गई। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन देखिए रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि लाइव स्टॉक फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। अगर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है तो सिर्फ रूरल पोल्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप से, जो कि इसका कंपोनेंट है, उससे 1.5 लाख फार्मर्स को फायदा होगा और 2 लाख डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे सिर्फ सीप गोट्स से, सीप गोट्स एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट से। लगभग 7.25 लाख हाई यील्ड एनिमल को कवर किया गया है नेशनल गोकुल मिशन के तहत, जिसकी वजह से 3.5 लाख फार्मर्स को फायदा होगा। रिस्क मतलब जो इंश्योरेंस वगैरह होता है इसमें जो है उनको फायदा होगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15 के बजट में अनाउंस किया गया था। पर्पस क्या था, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करना लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। ये जो स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये व्हाइट रिवोल्यूशन के सब कंपोनेंट के तौर पर इंप्लीमेंट किया रही। व्हाइट रिवोल्यूशन कब लॉन्च हुआ था, 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ था, तभी व्हाइट रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज अनाउंस किया। इसमें आपको पता ही है, मैंने आपको बढ़ाया था, लाइव स्टॉक सेक्टर स्पेशल पैकेज 9,800 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, अनाउंस किया गया है। और इसमें कहा गया है अगले 5 वर्षों में ये 9,800 करोड़ लगाने के बाद 55,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगा इस सेक्टर में। तो ये याद रखिएगा। जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है इंडिया में, लगभग 10 करोड़ फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इन्वॉल्व है। अब आगे देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर देश की 55% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का आया है उसमें बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट कितना था। एनिमल हस्बेंड्री जो लाइव स्टॉक का एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में कितना पार्ट था, 24.32%, 24.32% था 2014-15 में। ये एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट हो गया 28.63%। ये तो खैर क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, ना पूछें। इंडिया की जो है वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की। जो रिसेंटली 20वां सेंसस हुआ था उसमें लाइव स्टॉक पॉपुलेशन पिछली बार से 4.6% अधिक थी। ठीक है, ये डाटा में यहाँ पे 6 होगा 5 होगा, वो आप देख लीजिएगा, लाइव स्टॉक सेंसस से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि पीआईबी से कॉपी ही किया है। ठीक है, ये अगला आर्टिकल है हमारा, देख लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, हाल ही में जो 11वीं मीटिंग हुई है ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की, उसको हेड किया है। क्योंकि आपको पता ही है इस समय ब्रिक्स का 13th एडिशन चल रहा है 2021 में। उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। इसीलिए जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनको हेड करेगी इंडिया ही, इतना रखिएगा। बाकी इन्होंने कहा कि 2030 के अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो भाई उसमें एग्रीकल्चर का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होगा। उसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा एक एक्शन प्लान अडॉप्ट किया गया है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर 2021 से 24 के लिए। तो ये सब बातें हुई हैं इस मीटिंग में, देख लीजिए। 11th मीटिंग हुई है ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की, चेयर की गई है नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा। इसमें ब्रिक्स मेंबर्स के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पर्पस क्या था, देखिए पहली बात तो थीम देख लीजिए, ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ये था आपका थीम इस 11th मीटिंग का। ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात की जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41% और जीडीपी का 24%, वर्ल्ड ट्रेड का 16% ब्रिक्स के पास है। इंडिया
पूरे वर्ल्ड में एग्री फूड सिस्टम के डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है। जैसे आपके इंडिया में ही खुद ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नेशनल बैम्बू मिशन, इन सबको प्रमोट किया है। उसके अलावा नेशनल पाम ऑयल मिशन, ये तो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया इंडिया की ही रिकमेंडेशन पर। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के लिए 2021 से 2024 तक के बीच में एक एक्शन प्लान जो है प्रिपेयर किया गया, उसको भी अडॉप्ट किया गया है। ये एग्रीकल्चर जो एक्शन प्लान है, इसमें क्या होगा, ब्रिक्स नेशंस आपस में सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर की फील्ड में। और बाकी तो आपको पता ही है, एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वेलफेयर ऑफ फार्मर, फूड सिक्योरिटी, इस पर्पज़ होगा, ये सब पर्पज़ होगा आपका। नेशनल बैम्बू मिशन की बात करें 2018-19 में अनाउंस की गई थी। बैम्बू सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है इसको हब एंड स्पोक मॉडल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हब मतलब इंडस्ट्री पास में रहेगी, स्पोक मतलब जैसे आप देखते हैं ना चम्मच रहता है स्पोक वाला, वैसे ही हब रहेगा एक सेंटर में, उससे स्पोक निकले रहेंगे। तो ऐसे ही बैम्बू को ट्री की कैटेगरी से निकाल दिया गया, आपको पता होगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में बैम्बू को ट्री की कैटेगरी में शामिल किया गया था। इससे क्या था, बस बांस नहीं काट सकते थे आप बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए हुए। लेकिन 2017 में अमेंडमेंट आया तो अब बैम्बू को हटा दिया गया है ट्री की कैटेगरी से, तो आप बैम्बू का कल्टीवेशन कर सकते हैं, यानी उसको काट सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी। छत्तीसगढ़ में क्या किया इन्होंने, 2 दिनों का विजिट किया और ट्राइबल एम्पावरमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्राम्स थे उनको देखा इन्होंने कि क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था कि ट्राईफूड पार्क फॉर MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जगदलपुर में सेटअप किया जा रहा है, बस्तर में। ये मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ट्राईफूड पार्क स्थापित किया रहा है, तो वही जगदलपुर है आपका। ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी 2 दिनों की विजिट पर थे छत्तीसगढ़ में। इन्होंने यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वंधन विकास केंद्र, ट्राईफूड स्कीम, इन सबका रिव्यू किया कि काम कैसे हो रहा है। वंधन कन्वेंशन को इन्होंने एड्रेस किया। इसमें 10 वंधन विकास केंद्र के जो है बेनिफिशरीज थे। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ट्राइबल पॉपुलेशंस का है। यहाँ पर इतने सारे फॉरेस्ट डीलर्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन का 32% सिक्योर करते हैं। उसके अलावा एरिया अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो 44% क्या है, फॉरेस्ट एरिया में आता है लगभग। बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ इसका हेडक्वार्टर है, जगदलपुर इसका हेडक्वार्टर है। कई बार मैं जगदलपुर गया हूँ। जगदलपुर में आप देखेंगे चित्रकूट वाटरफॉल बहुत फेमस है, इंद्रावती रिवर पर है। इंद्रावती नेशनल पार्क भी वहीं पर है, आप चले मत जाइएगा। खैर जगदलपुर में वो भी रहते ना स्लाइड। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है, ये हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट में बहुत आगे है। प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट दोनों की बात की जाए तो प्रोडक्शन इन्होंने किया। आपसे एग्जाम में अगर पूछेंगे तो छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन में आगे है, तो छत्तीसगढ़, बस इतना याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जो 139 वंधन विकास केंद्र हैं, ये इसमें से 53 पोस्ट प्रोडक्शन के स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से 3.44 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। वंधन विकास योजना आपको पता ही है। MSP फॉर MFP स्कीम 2011 में आई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। MSP फॉर MFP स्कीम 2011 में, तो उसके एक पार्ट के रूप में वंधन स्कीम लॉन्च की 2018 में। वंधन स्कीम में ये था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रोडक्ट को और बेहतर प्राइस दिलवाने के लिए क्या होता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वंधन विकास केंद्र क्लस्टर डेवलपमेंट का काम होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वैल्यू चेन इन्हांसमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी 2011 में। अभी जो MSP फॉर MFP स्कीम है उसमें 87 प्रोडक्ट हैं, याद रखिएगा। यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो MSP जारी की जाती है 87 प्रोडक्ट के लिए जारी की जाती है। और ये एग्रीकल्चर काउंसिल होती है, ट्राइबल काउंसिल, मेरे ख्याल से उसके द्वारा जारी की जाती है। और 3 वर्ष में रिवीजन होता है, ऐसा नहीं कि हर 6 महीने पे, हर सीजन के पहले ऐसा होता है। तो MSP फॉर MFP स्कीम में 3 वर्ष में रिवीजन होता है प्राइस का। नेक्स्ट आर्टिकल है AVGC से रिलेटेड है। 9% एक्सपेक्टेड है, 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा 2024 तक, मिनिस्टर ऑफ पीयूष गोयल ने कहा है। और लोकल गोस ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, आपको पता ही है AVCG क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ये है AVGC समिट हुई है, उसी को एड्रेस कर रहे थे। इसमें इन्होंने बोला श्री पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया है 2nd एडिशन AVGC इमर्सिव मीडिया समिट को। AVGC इमर्सिव मीडिया समिट यानी CII समिट FX 2021 2nd एडिशन था। मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसको एड्रेस किया। इन्होंने बताया कि
ABGC जो मार्केट है वो 9% के हिसाब से बढ़ रहे हैं और 2024 तक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। मिनिस्टर ने ये भी कहा कि देखिए क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया, इन दोनों फील्ड में देखा जाए तो ये टॉर्च बेरर का काम कर रहे हैं ABGC। उसके अलावा लोकल ग्रोथ ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ABGC सेक्टर इसमें बहुत बड़ा योगदान, कैरी मिनाती को आप समझते होंगे, गेमिंग से शुरू किया था इन्होंने। तो इंडिया में जितने भी गेमर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ABGC आने वाले टाइम में इंडिया को एक बेटर रूप दे सकता है, यानी कि आइडेंटिटी दे सकता है कि भाई ABGC फील्ड जो है इंडिया वाले बहुत आगे हैं ग्लोबल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक्स इन सब में। बाकी आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो इंडस्ट्री और ग्लोबल प्लेयर हैं ABGC सेक्टर में 100% FDI अलाउ कर दी है। 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास बढ़ेगी और वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब भी बात की जाए तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई 27 अगस्त तक की PIB। आज ही मैं कोशिश करूँगा जितनी भी हैं वो रात तक अपलोड कर दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।